हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे जीएस। इसमें जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलो देखते हैं। भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं। किससे? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से। तो फिजिक्स से किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। पहला प्रश्न है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली। तो पहला का प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ए। पहले का क्या हो जाएगा? ए, डी ब्रोगली। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग, वेबर। तो क्या है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। दूसरे का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न ये PYQ कराने का मतलब एक ये और है कि इससे आपकी समझ विकसित होगी कि पुलिस में, यूपी पुलिस में या UPSI में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके के प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से फिर आप तैयारी करोगे। अगला प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का या विद्युत धारा का? तो एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें मात्रक भी पूछे जाते हैं। इसमें तो 2-4 पूछे गए होंगे, लेकिन मात्रक कई हैं, तो आप उन्हें एक बार बुकलेट से देख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेबामीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। द्रवों का घनत्व मापने का पैमाना क्या है? पिक्नोमीटर। इसकी व्याख्या देखेंगे। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुवेग। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। पिक्नोमीटर से द्रव घनत्व। और बेबामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। मिट्टी का यांत्रिक गुण। इन्हें आप लिख सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रश्न 5 है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? विमा से भी प्रश्न पूछता है, इक्का दुक्का आता है, लेकिन ठीक है, मात्रक इंपॉर्टेंट है। और मीटर, कौन सा मीटर क्या मापता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से। हम लोग अभी सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जीव विज्ञान से। तो शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? M1L2 T-3। तो क्या हो जाएगा? पांचवे का बी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? बी। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन और समय का समय हो जाएगा। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से? उभयतल लेंस, बेलनाकार, उत्तल या अवतल? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेलनाकार लेंस से। दृष्टि वैषम्य को याद रखेंगे बेलनाकार लेंस से। अगला प्रश्न है, फ्रैंक विक्टर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विक्टर, जेट इंजन का। किसका? जेट इंजन का। तो 7 का क्या हो जाएगा? डी। 7 का क्या हो जाएगा? डी। फ्रैंक विक्टर जेट इंजन। फ्रैंक विक्टर जेट इंजन। तो कुछ आविष्कार भी पूछे जाते हैं। कौन सा आविष्कार किसने किया था? 1-2 प्रश्न इससे भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, बाइकोफल या सादा दर्पण? तो ENT। ई मतलब ईयर, N मतलब नोज और T मतलब टीथ, है ना। ENT जो ये डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और जो आपकी गाड़ी में हेडलाइट होती हैं उसमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। कौन सा यूज होता है? अवतल दर्पण। लेकिन जो गाड़ियों में साइड मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर, जो वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण। गाड़ियों में साइड मिरर, ये पूछा गया है कई बार, गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। और हेडलाइट में अवतल।
इसकी व्याख्या देखेंगे। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। स्ट्रीट लाइटों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में पूछेगा तो उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने या विक्रम साराभाई ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। क्या हो जाएगा? सीवी रमन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है। किसकी? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है, इंपोर्टेंट है ये भी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 या 15, ठीक, 15 मीटर। ये वैल्यू पूछ लेता है, एक प्रकाश बराबर कितनी वैल्यू है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो कौन थे वो? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। बी हो जाएगा बी। जल का क्वथनांक कितना? 99.94, ठीक है, सेंटीग्रेड में। केल्विन में पूछेगा तो 373 और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 211.95। अब 95 मतलब 12 ही मान लो, तो 212 दिया है उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा का बल और वेग, तो एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा का बल और वेग। तो इसका क्या हो जाएगा? 13 का डी। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मापक यंत्र और उसकी राशि देखेंगे। स्पीडोमीटर वाहनों के वेग को मापता है। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में क्या होता है? लैक्टोज। थर्मामीटर क्या मापता है? ताप को। और एनीमोमीटर क्या मापता है? पवन वेग को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सेरामिक? तो क्या होता है? कॉपर। कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। का है? कॉपर। चालक चांदी भी अच्छा होता है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इसलिए कॉपर ही है। थोड़ी व्याख्या देखेंगे। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा, ठीक है, तांबा। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती। कॉपर तांबा एक ही बात है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो क्या था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, इतना याद रखना है। और प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। और कहाँ से भेजा गया था? सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? जो ध्वनि को मापती है वो इकाई कौन सी है? डेसिबल। कौन सी है? डेसिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिबल। दूरी मापने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। जो भी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल या यूपीएसआई में आया हुआ है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। तो क्या हो जाएगा? 17 का बी। 17 का क्या होगा? बी।
रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी गैस भरी जाती है रेफ्रिजरेटर में? तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया गैस होती है रेफ्रिजरेटर में। किसमें? अमोनिया गैस होती है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी, यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप सुबह बताया था सीएनजी का, हैंड रिटन नोट्स वाली क्लास में। अभी है एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होगी, विस्तारित रूप क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। 19 का क्या हो जाएगा? सी। 19 का क्या हो जाएगा? बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे ये पता चलता है कि वजन जो है वो लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई मीटर में। तो इसका हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, देख लो, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। बीएमआई बराबर है वजन किलोग्राम में लंबाई स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये देख लो, बाई चांस आ जाए पेपर में। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस का एक उदाहरण है? किस तरीके का उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप में न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम नियम या गति का द्वितीय नियम। तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जब तक उसे हटाया नहीं गया। इसकी व्याख्या देखेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष तक पड़ी रही, हटाया नहीं गया, तो कौन सा नियम काम करेगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। किस चीज़ का उदाहरण है? मतलब कौन सा उदाहरण है? न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया ये, तो वो तीसरा होता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जब मैंने दीवार में गेंद मारी और फिर वो वापस मेरे पास ही आ रही है, तो कौन सा नियम हो गया? तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रख लो, परमाणु के नाभिक के अंदर Pn होता है। P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन। Pn, तो क्या हो जाएगा? B। 23 का क्या हो जाएगा? B आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई है ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की गति की, रेडियो तरंगों की। तो ये किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। किससे? डेसिबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। तो क्या है? परावर्तन। व्याख्या देखेंगे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। जब वापस आती है आवाज, तो प्रतिध्वनि ध्वनि का क्या है? परावर्तन। अब है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। अब इसमें विकल्प चांदी दिया है तो चांदी होगा, अगर चांदी नहीं होता तो कौन सा होता? तो तांबा हो जाता। ठीक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? चांदी है। कौन सा है? ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्नानुसार है। चांदी का सबसे बढ़िया है, फिर तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। तो ये सब क्या है? लेकिन हैं सब क्या? ये सुचालक। सबसे बढ़िया कौन है? चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन,
नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आप लोग इन्हें वन लाइनर में मतलब जैसे नोट बनाते हैं ना, तो लिख लिया करो ऐसे, सौर ऊर्जा का स्रोत है, फिर इसके आगे लिख लो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है। बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, या किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी। क्या हो जाएगा? डी। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपरोक्त सभी। तो ये सारे टेस्ट होते हैं झूठ पकड़ने के लिए, ठीक है। नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ भी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का क्या नाम है? वाट, ओम, हॉर्स या कैलोरी? तो कैलोरी होती है, कितनी कैलोरी खा ली आपने, कितनी कैलोरी बर्न कर ली, ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है? हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसैट ए, अर्ली बर्ड, टेलस्टार 1 और मोलिनियम 1। तो इसका क्या हो जाएगा? टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? टेलस्टार 1। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? पानी में, बर्फ में, वायु में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक? बर्फ में। किसमें होती है? बर्फ में। उत्तर की अनुसार यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर जो दिए हुए हैं कि पानी, बर्फ, वायु, बर्फ में, तो इन तीनों में किसमें? बर्फ में। इसकी व्याख्या देखिए। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, वो कि कौन सा माध्यम है, ये बात देखी जाएगी पहले कि माध्यम क्या है। किसमें? ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। अब देखो, एल्यूमिनियम में सर्वाधिक है 6420, कांच में 5640, लोहा में 5130, समुद्री जल में 1533, पानी में 1493 और बर्फ में 4000। वायु में कितनी होती है? तो 332। कितनी? 332। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, वायु में कितनी है? 332 और निर्वात में 0। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर या ओपीसोमीटर? तो क्या हो जाएगा इसका? ओपीसोमीटर। 33 का क्या हो जाएगा? डी। ओपीसोमीटर जो होता है वो मानचित्र पर दूरी नापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ओपीसोमीटर। वैसे आशा करता हूँ ये सीरीज और ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। यूपी पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है, पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग, तो पहला विकल्प है उपग्रह का वेग, उपग्रह का। दूसरा विकल्प है वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। तीसरा है वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह वेग होता है, पलायन वेग वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो पलायन का इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पहले इसकी व्याख्या देख लो कि वो जो वेग होता है वो कितना होना चाहिए। पलायन में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो कौन से 11.2? प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। अगर ये पूछ लेता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन, हीलियम, मीथेन। इतनी गैसें पाई जाती हैं किसमें? वायुमंडल में। लेकिन क्लोरीन नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी बताया था
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो चारों याद रखो ही रखो, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियन, हीलियम, बोजोन, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें उत्तर नहीं दिया है, हाई गेज इसका उत्तर होगा हाई गेज। क्या होगा? हाई गेज। ऐसे देख लेंगे, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत और इक्वल में लिख लेंगे हाई गेज ने प्रतिपादित किया था। किसने? हाई गेज ने। और कब किया था? तो 1678 में। कब किया था? 1678 में। कौन सा भारी जल है? तो ड्यूटेरियम भारी जल होता है। ड्यूटेरियम कैसा जल है? भारी जल है। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए। 37 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जब व्याख्या देखेंगे, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था? अप्सरा, जर्लिना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट। तो उसका नाम था अप्सरा। क्या था नाम? अप्सरा। 39 का क्या हो जाएगा? ए। 39 का क्या हो जाएगा? निम्न में वायुदाब नापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर। तो वायुदाब को नापने वाला है बैरोमीटर। वायुदाब कौन नापता है? बैरोमीटर। 40 का क्या हो जाएगा? बी। 40 का क्या हो जाएगा? व्याख्या देखते हैं। वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर क्या है? जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए। अमीटर द्वारा विद्युत धारा, अमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। और एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। अब पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मतलब यूपी पुलिस और यूपीएसआई की, उसमें इस तरीके के फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे बायो। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, वो है बायो। वो क्या है? बायो। बायो से ही मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको ये भी है, ये नहीं कि बायो ही बायो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स में कम से कम प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व है, आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। 11th-12th में पढ़ा होगा ऑफ वाउ का नियम। कौन सा था? ऑफ वाउ का नियम। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफड्रीन और कैफीन। तो क्या पाया जाता है चाय में पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन। तो 42 का क्या हो जाएगा? डी। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। पूछ सकता है पेपर में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? इनमें से कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। उत्तर हो जाएगा 43 का बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? सेफेलेराइट, बोरनाइट, स्फटिक, चोकोसाइट। तो स्फेलेराइट किसका अयस्क है? जिंक का। स्फेलेराइट। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए। 44 का क्या हो जाएगा? ए। जिंक का अयस्क है स्फेलेराइट। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी हेलोन। तो इसका क्या हो जाएगा? अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है वो है हेलोन। क्या है? हेलोन। ठीक है, हेलोन।
ये अक्रिय गैसों में भी आता है। अगला प्रश्न है 46, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? निष्कर्षण बोतल बनाने में कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है? पहला है पॉलीप्रोपाइलिन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टीरीन, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? निष्कर्षण बोतल बनाने के लिए। तो 46 का क्या हो जाएगा? डी। 46 का क्या हो जाएगा? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पीईटी, मेलामाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या स्पेक्ट्रा। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रा। क्या हो जाएगा 47 का? डी, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा याद रखेंगे, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रा। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? भू प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग या गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? गोल्ड फॉयल प्रयोग। 48 का क्या हो जाएगा? डी, गोल्ड फॉयल प्रयोग। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथिन, डीडीटी, एल्ड्रेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में बीएचसी, और पैराकीट। तो इनमें कृत्रिम कीटनाशक कौन सा नहीं है? इसका हो जाएगा डी, पैराकीट। बाकी तीनों जो हैं ऊपर वाले वो कैसे हैं? कृत्रिम कीटनाशक हैं। इनमें से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लेगा कौन सा कृत्रिम कीटनाशक है, तो ये तीनों भी याद रखोगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन और एल्ड्रेन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये कैसे हैं? कृत्रिम कीटनाशक हैं। अगला प्रश्न है उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किससे प्राप्त किया जाता है? उच्च शुद्धता का, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्र परिशोधन से। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन से प्राप्त किया जाता है। 50 का क्या हो जाएगा? बी। 50 का उत्तर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? धातु नहीं है, अधातु है, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा, ब्रोमीन, सोडियम, हीलियम। तो कौन सा है? ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, अधातु है। कौन सा अधातु है? ब्रोमीन। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी। 51 का क्या हो जाएगा? बी। अब जैसे इसमें बोला एक अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु की बात करता है कि धातु कौन सी ऐसी धातु है जिसका तापमान द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा हो जाता। धातु पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो किसकी सबसे कम होती है परमाणु त्रिज्या? क्लोरीन की। किसकी कम होती है? क्लोरीन की। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी। 52 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है CH3COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है? ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनोइट, एथिल एथेनोइट और प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिल एथेनोइट, CH3COO CH2 CH3। आप सोच रहे हैं ये याद कैसे होंगे? तो ये याद तभी होंगे जब आप इन्हें एक बार लिखोगे, ठीक है, और 4-6 बार जब रिवीजन करोगे तब ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा आप उसे सॉल्व कर लोगे। बेशक आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन जब पेपर में होगा प्रश्न, एग्जाम हॉल में तुम आप बैठे होगे तो वो सही पे ही टिक लगेगा। इसलिए जो प्रश्न नहीं आता है उसे एक बार लिखो और 2-4 बार उसे रिवीजन कर लो। ठीक है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? सोने में गुलाब सोना, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबे की मिश्र धातु होती है। क्या? तांबा। तो 54 का क्या हो जाएगा? ना प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। तो तांबा हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, तांबा। अगला प्रश्न है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? किस बहुलक को प्राप्त करते हैं इससे? मोनोमर कैप्रोलैक्टम। इससे प्राप्त करते हैं टेफ्लॉन को या नायलॉन को या बेकेलाइट को या केवलर को। तो मोनोमर कैप्रोलैक्टम
से नाइलॉन 6 को प्राप्त किया जाता है। और नायलॉन क्या है? एक बहुलक है। नायलॉन क्या है? एक बहुलक। 56 CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? एप्सम नामक, जिप्सम, गंधक, क्वार्ट्ज। तो इसका क्या हो जाएगा? जिप्सम। याद रख लो इसे, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखो, फिटकरी का फॉर्मूला याद रखो, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो कौन काय की पतली परत होती है? क्रोमियम की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की या निकल की? तो वो होती है जस्ता की। किसकी? गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात पर जस्ता की पतली परत का चढ़ाना या आवरण करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन 60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 पंचभुज, 15 पंचभुज, 17 षटभुज, 18 पंचभुज, 15 षटभुज, या फिर 12 पंचभुज और 20 षटभुज, या 20 पंचभुज 12 षटभुज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 का सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। कार्बन 60 के एक अणु में कितने होंगे? 12 पंचभुज और 20 षटभुज। इसकी व्याख्या देख लेंगे। C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल की गेंद के समान होता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगर ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा कोयला नहीं है, क्योंकि लोहा भी होता है 4 प्रकार का और 4 प्रकार का ही कोयला होता है। तो ये जो चारों प्रकार है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये कोयला के प्रकार हैं। लिमोनाइट, ठीक है, सिडेराइट, ये सब होते हैं किसके? ये होते हैं लोहे के। तो इनमें ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कोयला है या कौन सा लोहा है। वैसे तो इसमें प्रश्न ये है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत और कम नमी एवं वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थिति होती है। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे रद्दी किस्म का या सबसे बेकार जो चौथे क्रम का कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा है? 60 प्रश्न है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं: पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा इसका? पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलीप्रोपोलीन। 60 का क्या हो जाएगा? बी। 60 का क्या हो जाएगा? बी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या थोरियम? तो काहे का है? थोरियम का। किसका है भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा भंडार अपने यहाँ मौजूद है, वो किसका है? थोरियम का। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अनुमापन, अपकेंद्रिता, क्लोरीनीकरण या बर्ड लेखन? तो इसका क्या हो जाएगा? 62 का डी, बर्ड लेखन। क्या हो जाएगा? डी, बर्ड लेखन। अगला प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एड्रिन, लवण जल, इनमें से कोई नहीं। तो चींटियों के हमले से फसल की सुरक्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपूर का। किसका? कपूर का। 63 का क्या हो जाएगा? ए। 63। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आणविक ऑक्सीजन? तो क्या हो जाएगा? 64 का डी, आणविक ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? आणविक ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार जो बन गया कोई भी आइटम, फिर उसके बाद में उसे नरम नहीं कर सकते, तो उस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 65 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, क्लोरीन?
तो देखो जो क्लोरीन है वो निष्क्रिय गैस में नहीं आती है, लेकिन क्रिप्टॉन, जेनॉन और आर्गन ये कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें। इनसे प्रश्न बन जाता है, निष्क्रिय गैसें याद रखना है, ठीक है, निष्क्रिय गैसों को याद रखेंगे आप। अब पेन को भी उठा के देखो, ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये निष्क्रिय गैस कहते हैं या अक्रिय गैसें कहते हैं। तो आप लिखोगे इसमें अक्रिय गैस बराबर हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 6 होती हैं टोटल, 6 अक्रिय गैसें हैं, याद कर लो। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, मान लो 3 सादा और 1 अक्रिय गैस दे दी तब भी ढूंढ लोगे, या फिर अभी की तरह प्रश्न दे दिया फिर भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो अक्रिय गैसें याद रखोगे। और इसमें एक और नोट कर लेना, रेडॉन गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो पूछ लेगा कौन सी गैस नहीं पाई जाती वायुमंडल में, तो रेडॉन। कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। 67 का क्या हो जाएगा? बी। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। और ये जो कुकिंग गैस होती है वो कैसी होती है? गंधहीन होती है। लेकिन अगर इसका रिसाव हो और गंधहीन होगी तो गंध तो लगेगी नहीं, तो मिथाइल मरकैप्टाइन इस के अंदर डाल दें, ताकि अगर ये रिसाव होता है इसका, ये निकलती है, तो कम से कम इसकी सुगंध से पता चल जाए कि हाँ गैस निकल रही है। तो अगर पूछ ले कि कौन सी गैस मतलब डाला जाता है, उसमें क्या कौन सी गैस डाली जाती है, तो मिथाइल मरकैप्टाइन। कौन सी है? मिथाइल मरकैप्टाइन। और गैस ये कैसी कुकिंग गैस किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। व्याख्या देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी बताता हूँ। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रव पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो एक प्रश्न ये बन जाएगा, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। किसका मिश्रण होता है इसमें? प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनेगा कि उसमें क्या होता है, ये मैंने बताया था दुर्गंध युक्त होती है, तो लेकिन इसका रिसाव पहचाना जा सके उसके लिए इसमें मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन के होता है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचान की जा सके, ठीक है। तो 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे, इससे याद रखोगे आप इसे। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो किसका किया था अल्फ्रेड नोबल ने? डायनामाइट का। इम्पोर्टेंट है डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, गुग्गल, रोसा घास। तो जेट्रोफा या रतनजोत कैसा पौधा है? बायोडीजल पौधा है। कैसा पौधा है? बायोडीजल। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूमकौरे में हमेशा होता है? एल्यूमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन या फास्फोरस। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धूमकौरे में ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। 71 का क्या हो जाएगा? सी। 71 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, जस्ता और लोहा की, या तांबा और लोहा की। तो पीतल किस किस से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता से। किससे? पीतल का ताज, इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ता से तांबा हो जाएगा, प्लस जा से जस्ता हो जाएगा, और पीतल का ताज। तो ता से तांबा, जा से जस्ता, ऐसे याद हो जाएगा। पीतल का ताज, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सोडियम को किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में, निर्वात में। तो सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। 73 का क्या हो जाएगा? ए। 73 का क्या हो जाएगा? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होगी फलों को पकाने के लिए? एथिलीन। कौन सी हो जाएगी? एथिलीन। 74 का क्या हो जाएगा? बी। 74 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, सोने के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? अभी पहले भी पूछा गया था, चांदी को, तांबा को, लोहा को, जस्ता को। तो किसको? तांबा को। सोने के साथ किसको मिलाया जाता है? तांबा को। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 260, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? यूरेनियम 235 में। किसमें? 235 में। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? कुएं का पानी या कोई भी पानी हो जिसे हमें शुद्ध करना है, तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन।
क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस याद रखेंगे। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? तो क्लोरीन। कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? क्लोरीन। व्याख्या देखेंगे, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। 78 है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। कितना होता है? 75। और 24 कैरेट में कितना होता है? 100%। 24 कैरेट में कितना होता है? 100। आज अपने यूपी पुलिस में जो प्रश्न बायोलॉजी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि बायो से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बायो में प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आएगी आपकी बायो की क्लास। ठीक, और हिंदी की सीरीज चल रही है। हिंदी में भी वही सब प्रश्न कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक वाइज अपना सिलेबस के हिसाब से तैयार करते चलिए। परीक्षा कभी भी हो सकती है, और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब डेट आ जाएगी उसके बाद तैयारी करेंगे, तो वो उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी से लगे रहिए। भर्ती बहुत अच्छी है, 60,000 भर्ती अभी तक नहीं आई है। ठीक है, नैया पार हो जाएगी, बस लगे रहो। ठीक है, 8 प्रश्न हो गए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अब जो आगे प्रश्न देखेंगे वो सब बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक नहीं है? मिक्सिडीमा, वर्णांधता, अतिरक्तस्राव रोग, अरंजकता। तो इसमें जो मिक्सिडीमा रोग है वो आनुवांशिक विकार नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, बाकी जो ये रतौंधी है, वर्णांधता जिसे बोलते हैं, अतिरक्तस्राव रोग और अरंजकता, ये सब क्या है? आनुवांशिक विकार हैं। कैसे विकार हैं? आनुवांशिक। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में होती है? कोहनी में, उंगलियों में, गर्दन में, निचली टांग में। तो कहाँ होती है ये? इसे देख लेना सही से कौन सी मांसपेशी है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस कहाँ पे पाई जाती है? निचली टांग में। तो 80 का क्या हो जाएगा? डी। 80 का क्या हो जाएगा? डी। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो ये होता है 4%। कितना होता है? 4%। 81 का क्या हो जाएगा? बी। 81 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, नाइट्रेट की अधिकता से। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, आरओ हो चाहे पीसीएस हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से हो जाता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। छोटी आंत का उंगली की तरह का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिली। क्या बोलते हैं? बिली। और कहाँ, किसका हिस्सा है ये? छोटी आंत का। क्या बोलते हैं? बिली। अगला प्रश्न है, हाइपोकलीमिया क्या है? हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। 84 का क्या हो जाएगा? सी। हाइपोकलीमिया। क्या नाम है? हाइपोकलीमिया। अगला प्रश्न है, बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? मतलब बच्चों में जो बौनापन हो जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन। 85 का क्या हो जाएगा? ए। 85 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, पोलियो टीके के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया था? नैनो पेज पूछ रहा है पोलियो टीकों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क कैंडल। क्या हो जाएगा? मार्क कैंडल। अगर पूछता कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाता? सी। अब पूछ रहा है पोलियो टीके के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया? तो मार्क कैंडल ने। मार्क कैंडल याद रखोगे नैनो पेज के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? क्लैमाइडिया, प्रमेह, गोनोरिया, टाइफस और क्या है हेपेटाइटिस बी। इसे क्या बोलते हैं हम? यकृत शोथ ख। तो इसमें यौन संचारित रोग कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो टाइफस नहीं है। कौन सा नहीं है? टाइफस। ठीक है। बाकी क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी, ये सब कैसे रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। कैसे रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यू बुखार है बैसिलस रिकेट्सिया और कॉक्सियला बर्नेटी और याकस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का सी, कॉक्सियला बर्नेटी। कॉक्सियला बर्नेटी क्यू बुखार है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉक्सियला बर्नेटी। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो जैसे क्यू बुखार और बराबर मतलब एरो लगा के लिख लो कि कॉक्सियला बर्नेटी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस कैसा नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है। शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो इन प्रश्नोत्तरों को। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि स्थित होती है? शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि? तो किसमें होती है? कलाई में। त्वचा अस्थि किसमें होगी? कलाई में। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय, कंकालीय प्रणाली, विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसे कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। किसे कहा जाता है? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। 90 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न सही से समझ लो, रोक लिया करो वीडियो को अगर दिक्कत होती है तो। मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली, विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। ठीक है, कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति को। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज तो गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन। तो 91 का क्या हो जाएगा? ए। हो सकता है कि आपको ये क्लास बोरियत सी लग रही हो, लेकिन प्रश्न साइंस के थोड़े कठिन आते हैं, बायो के। तो ये सब जो प्रश्न है वो पहले पेपरों में पूछे गए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में। तो अगर सही से इन्हें देख लोगे तो हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न फंस जाएं। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें मौजूद होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करेगा त्वचा को। किसे प्रभावित करेगा? त्वचा को। कौन सी बीमारी है? रोजेसिया। कौन सी बीमारी है? रोजेसिया। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? श्रोणि कंकाल का आकार कैसा होता है? तो त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय। 94 का हो जाएगा बी। 94 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन, गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, हेट्रोक्रोमेटोन और ग्वानिन। तो इसे बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो जिंक नियंत्रित करता है कि लोहा के फास्फोरस के मैग्नीशियम? तो मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को कौन सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? प्लम्बिस्म। तो सीसा विषाक्तता को क्या कहते हैं हम? प्लम्बिस्म। क्या बोलते हैं? प्लम्बिस्म। तो प्लम्बिस्म इक्वल लिख लेंगे सीसा विषाक्तता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 97 का डी।
कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो क्या हो जाएगा 98 का बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे 99। अगला प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी देखो विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी विटामिन बी की कमी से, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से। तो इसका 99 का क्या हो जाएगा? सी। रात्रि अंधत्व मतलब रतौंधी। क्या हो जाती है? रात्रि अंधत्व, रतौंधी, वर्णांधता। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रात्रि अंधत्व, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, लेकिन इसमें रतौंधी दिया ही नहीं है। नाम क्या दे दिया है? रात्रि अंधत्व। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको PYQ करने चाहिए। PYQ जहाँ से भी मिले करो, प्रैक्टिस करो, उसी से ही आपके GS या GK जो भी है वो मजबूत होगी। अगला प्रश्न है, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कौन सा? विटामिन सी। तो 100 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी। 100 का विकल्प क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो कौन से विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं? विटामिन B3 को। किसे? विटामिन B3 को। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में, जल में और वसा में, तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? तो ADEK। अगला प्रश्न है, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? जल निकायों में किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण किससे होता है? तो किससे होगा? फॉस्फेट से। किससे? फॉस्फेट से। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल, धूप, मृदा या वायु। तो मृदा जल के माध्यम से। मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो उड़न लोमड़ी के नाम से कौन जाना जाता है? चमगादड़। कौन? चमगादड़। अगला प्रश्न है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो आंत के अंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये है स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। 106 का हो जाएगा बी, स्प्लैंक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज प्रशीतन। क्या बोलते हैं? बीज प्रशीतन। 107 का सी हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बर्नालाइजेशन। क्या बोलते हैं? बर्नालाइजेशन। अगला प्रश्न है, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एकाधिक वंशागति। क्या बोलते हैं? एकाधिक वंशागति। 108 का क्या हो जाएगा? ए। 108 का क्या हो जाएगा? जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम क्या होता है? तो जीनोम क्या होता है?
जीनोम होता है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। जीनोम में क्या किया जाता है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए या तो इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जीनोम का क्या हो जाएगा? जीनोम क्या है? सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। क्या करता है? अग्नाशय। इसकी व्याख्या देखें, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। बीटा कोशिकाएं भी पूछ लेता है कि किससे उत्पन्न होता है? बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। इसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो वो है तिल्ली। क्या है? तिल्ली। जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं। प्लीहा या तिल्ली। जिन प्रश्नों की व्याख्या मुझे महत्वपूर्ण लगेगी उसे मैं डिस्क्राइब करूंगा। जैसे इसकी इम्पोर्टेंट है, तिल्ली या प्लीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो तिल्ली या प्लीहा को। किसे बोलते हैं? तिल्ली या प्लीहा को। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद। तो इसका हो जाएगा 112 का बी, बायां निलय। क्या हो जाएगा? बायां निलय। प्रश्न काफ़ी बड़ा है तो पढ़ते हैं इसे। फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःशोषण अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है? ठीक है, तो मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो पत्थर तोड़ने से हो जाती है? तो ये होता है सिलिकोसिस। क्या होता है? सिलिकोसिस बीमारी होती है। सिलिकोसिस जो किससे हो जाती है? पत्थर के धूल के कणों से। ठीक है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है, फेफड़े से संबंधित रोग है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? मछलियों की जो किस्म है तलमज्जी कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र के गहरे पानी में। तलमज्जी नामक मछली कहाँ पाई जाती है? समुद्र के गहरे पानी में। अगला प्रश्न है, मतलब इनमें से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 115 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 115 का ए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो फल में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। 116 का क्या हो जाएगा? डी। 116 का क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? पौधों में पानी के लिए, जल के लिए जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। तो 117 का क्या हो जाएगा? सी। जाइलम क्या करता है? जल ले जाने का कार्य करता है। पानी, पोषक तत्व या जल। तो जल से याद कर लो, जल से जाइलम। जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। इसकी व्याख्या देखेंगे। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम करता है। फ्लोएम द्वारा होता है। पोषक तत्व कौन करेगा? फ्लोएम। और जल का कौन करेगा? जाइलम। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। गेंदा, बेड मोल्ड, आलू या अदरक। तो कौन हो जाएगा? पुनरुत्पादक आलू। क्या हो जाएगा? आलू। 118 का क्या हो जाएगा? सी।
अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से कोई बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है। देखो, जैसे कि हैजा जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है। और इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, टीबी। टी से 3 हो गए, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस। ये किससे होता है? जीवाणुओं से। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक पेपर में आता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है यूपी पुलिस में। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है ना, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? H5N1। क्या बोलते हैं बर्ड फ्लू को? H5N1। और स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं? H1N1। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे पेचिस है, निद्रा बीमारी है, मलेरिया है, पायरिया है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से। कवक से होने वाले दाद, खाज, खुजली, गंजापन। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, इससे ये किससे होते हैं? कवक या फंगस से। कवक या फंगस से। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में मतलब ऐसी कौन सी इनमें से उपस्थित होती है जिसके कारण खून का थक्का जमता है? तो वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। 120 का क्या हो जाएगा? डी। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज ये हमारे 35 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो ये बायो के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन्हें बढ़िया से पढ़ो और ये ज़रूर देख लेना विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग। ठीक है, और कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है? जीवाणु किसमें इम्पोर्टेंट है? वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, फंगस। ठीक है, हार्मोन्स देख लीजिए। और हड्डियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं, और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे अगली क्लास में। बायो की अभी कम से कम 2-3 क्लासें आएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है आज की वीडियो का, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिंब और डी शुक्राणु। तो उसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। 121 का क्या हो जाएगा? ए। 121 का क्या हो जाएगा? ए। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी कांस्टेबल के लिए चल रही है, जिसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक यूपी कांस्टेबल में, जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हें हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस सीरीज को देखिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, मतलब क्या वेरिएशन होता है? 72 से 80 के बीच में, 60 से 75 के बीच में, 90 से 120 और 80 से 120। तो आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर क्या होती है? 60 से 75 के बीच में। 122 का क्या हो जाएगा? बी। 122 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर या 1.8 लीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कितना? डी, 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे मतलब एक दिन में 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। अगला प्रश्न है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1943 में जिसने विटामिन के का आविष्कार किया था उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे? ए E.C. कैंडल, बी डोइजी एंड डैम, सी कार्ल लिनियस और डी है स्टैनफोर्ड मूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 124 का बी, डोइजी एंड डैम। क्या हो जाएगा? डोइजी एंड डैम ने विटामिन के आविष्कार के उन्हें विटामिन के आविष्कार के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किन्हें मिला था?
डोइजी एंड डैम को। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये भी याद रखेंगे आप कि विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? डोइजी एंड डैम ने। व्याख्या देखेंगे इसकी। एडवर्ड एडेलीवर्ट डोइजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो फिर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो विटामिन पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से बांझपन की समस्या होती है। किसकी? बांझपन की। विटामिन डी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा रोग। विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी से क्या हो जाता है? बेरी। विटामिन ए से रतौंधी। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन का रासायनिक नाम। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत ज्वर। तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है आंत ज्वर। को क्या होता है उत्पन्न? आंत ज्वर। 125 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 125 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। आंत ज्वर जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, आंत ज्वर को क्या बोलते हैं? टाइफाइड रोग। साल्मोनेला टाइफोसी बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्लीहा तथा आंत्रयोजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो औषधि है ना, क्लोरोमाइसिटिन, ये आरओ में पूछा गया था एक बार कि इसकी औषधि कौन सी होती है जो उपयोगी है। खसरा, पोलियो, हर्पीज, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, ये किससे होते हैं? विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। किससे? विषाणुओं के। विषाणु मतलब वायरस से। ठीक है, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी, एक प्लेलिस्ट है मेरी शॉर्ट वीडियो वाली। उसमें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, सब रोग बता दिए हैं और वो भी ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो उन्हें आप देख लीजिए। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि किससे कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं। साइंस से अगर प्रश्न आएगा तो विटामिन से आ सकता है, इन रोगों से आ सकता है। और एक टॉपिक और है जैसे हार्मोन्स हैं और ग्रंथियों से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की आँख का रंग आँख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। मतलब आँख में ऐसी क्या चीज़ है जिस पर निर्भर करता है मनुष्य की आँख का रंग? आइरिस, कार्निया, फेस या लेंस। तो जो आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है क्या? मनुष्य का आँख का रंग। अब जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस में भी आया है कि जब हम लोग आई डोनेट करते हैं, आँख का दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो उसमें क्या दान किया जाता है? तो उसमें दान किया जाता है कॉर्निया। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए आपके। मनुष्य की आँख का रंग किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पे। और जब नेत्र दान किया जाता है तो क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या एल्यूमिनियम को। तो पीला केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को। 127 का क्या हो जाएगा? बी। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? पीला केक। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या लुई पास्चर ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो एक आ जाता है आविष्कार से संबंधित प्रश्न। ये आविष्कार वाला प्रश्न है कि किसकी खोज किसने की थी? किसकी खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो ग्राहम बेल ने। टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। आर्किमिडीज ने किसकी की थी? उत्प्लावन बल की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी की थी? टेलीफोन की। और लुई पास्चर ने किसकी की थी? रेबीज का टीका की। किसकी की थी? रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे अच्छे से लिखो और याद करो, ठीक। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। मतलब इनमें से कौन सी वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर शरीर से के बाहर ले जाती है? यूरेथरा, यूरेटर, ब्लैडर या रेनल पेल्विस। तो यूरेथरा एक ऐसी वाहिनी है, यूरेथरा एक ऐसी वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। 129 का क्या हो जाएगा? ए। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय। तो मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन होता है वो जिगर से होता है। जिगर को हम क्या बोलते हैं? लिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवर और यकृत, तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। जो पित्त का उत्पादन है या पित्त का स्रावण कहाँ से होता है? जिगर से होता है, यकृत से होता है, लिवर से होता है, ठीक है। तीनों, लिवर को ही हम यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, ठीक। लिवर इंग्लिश में बोलते हैं। यकृत जिगर में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? पाचन में, ठीक है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है जहाँ इसमें म्यूसिन मिल जाता है। क्या मिलता है? म्यूसिन। आपको इतना याद रखना है, यूपी पुलिस में बस यही पूछेगा कि जो पित्त है वो उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, लीवर से होता है, जिगर से। ये ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आपको तीनों विकल्प याद रखने, ठीक है। तीनों नाम याद रखने, ये यकृत के नाम है, ठीक। एक आता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस। तो जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? तो वो होता है आमाशय से। जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? तो आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से। ये भी याद रखना है, ठीक है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पित्त रस का स्रावण यकृत से होता है और जठर रस का स्रावण आमाशय से होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? तुंडिका शोथ, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या दाद। तो फंगस से होने वाला रोग है दाद। दाद, खाज, खुजली, ठीक है, गंजापन, एथलीट फुट बीमारी जो है ना, भारी पाँव वाली, हाथी पाँव, ये सब बीमारियां किससे होती हैं? तो फफूंद से होती हैं। किससे होती हैं? फफूंद फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। तो देखो प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? विषाणु से होने वाली बीमारी है ना, जीवाणु से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली और कवक या फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो दाद किससे होता है? फंगस से। खाज किससे होता है? फंगस से। खुजली फंगस से। गंजापन फंगस से। एथलीट फुट फंगस से, ठीक है। कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी है जो अपना भोजन सड़े गले मृत अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक की उत्पत्ति शैवाल में पर्णहरिम की हानि से हुई है। कवक के द्वारा मनुष्य में होने वाले कुछ रोग हैं जैसे गंजापन, दमा, दाद, खाज, हाथी पाँव को बोलते हैं एथलीट फुट या हाथी पाँव, ठीक है। एथलीट फुट ये क्या हो गया? हाथी पाँव। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है? बायोटिन। जो भी बताऊंगा मैं वो एकदम सत्य है, ठीक है। कि यहाँ से जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं कि प्रश्न बनता है, विटामिन से प्रश्न आएगा और आता है। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वही आ जाएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। वैसे अगर जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं उन्हें पढ़ लो, A, B, C, D, E, ये विटामिन पढ़ लो। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 ये विटामिन है। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग और विटामिन के रासायनिक नाम ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें बढ़िया से कंप्लीट करो, तैयार करो इसे, ठीक। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन।
विटामिन B3 का क्या है, नियासिन। विटामिन B5 का क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का क्या है, बायोटिन। और विटामिन B12 का क्या है, साइनोकोबालमिन। तो जो बी वाले हैं वो अलग याद कर लो, B1, B2, B3, B5, B6, B7, ठीक। और B12 इसमें B1 कई बार पूछा गया है, B3 कई बार पूछा गया है, B6 पूछा गया है कि हम लोग जब सपना मतलब लंबे समय तक सपना याद नहीं रख पाते हैं जैसे, तो किस चीज़ की कमी होती है, तो विटामिन B6 की कमी की वजह से हम सपने को याद नहीं रख सकते, ठीक है। विटामिन B7 भी पूछा गया है। विटामिन B12 कई बार साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। और कोबाल्ट किस में पाया, पीसीएस में पूछा गया था कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, सूखा रोग। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है जिससे हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हड्डियों में छिद्र। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या है, के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें बार बार रिपीट करके पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका भित्ति है वो पशुओं में नहीं पाई जाती है। क्या चीज़ नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति। 133 का क्या हो जाएगा, सी। ये भाग जो है कोशिका भित्ति का वो पशुओं में नहीं पाया जाता है। 133 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, मुर्गी में, बिल्ली में, मेंढक में, सांप में। तो मेंढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन। मेंढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है। अभी बताया था विटामिन किसकी कमी से, डी की कमी से होता है ये रोग बड़ों में। तो इसमें क्या होता था, क्या बताया था मैंने, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किसे प्रभावित करता है, हड्डियों को। तो 135 का क्या हो जाएगा, सी। 135 का क्या हो जाएगा, सी। जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ ना मौके वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो उन्हें ध्यान से सुना करो। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है कितनी होती है, 40, 43, 46 या 48। तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। और कितने जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 22 जोड़े सभी में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समान नहीं होता जिन्हें हेट्रोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम्स। इन्हीं के द्वारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होते हैं। पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है वो XY होता है, पुरुष में XY होता है, और स्त्री में XX होता है। स्त्री में क्या होता है, XX। इनमें अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है, अगर इनमें प्रोटीन होगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। किससे मिलती है, वसा से। इससे मिलती है 9। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी, ठीक है। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, वसा में 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम तथा कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी पहले ही बता चुका हूँ। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी। तो स्कर्वी पहले पे, ये 138 का क्या हो जाएगा, ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला है, संतरा है। इनमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो पहला है एंटी एंडियन ड्राफ्ट साइट, एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या कोई नहीं। तो 139 का क्या हो जाएगा? सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 139 का सी। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। तो पूछा जाता है एड्स किससे होता है? तो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से। यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई या रक्त द्वारा, अगर जैसे कोई सुई आपके लगा दी किसी और के, और उस व्यक्ति को क्या है? एड्स है, और सुई से भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है। रक्त द्वारा किसी व्यक्ति का रक्त आपके ऊपर चढ़ा दिया तो भी हो जाएगा। संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स के परीक्षण की 2 विधियां हैं, एलिसा परीक्षण और ओरा मोर तथा डिप्स्टिक। लेकिन इनमें एलिसा परीक्षण पूछा गया है। जैसे विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। ठीक है, विडाल किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो एलिसा परीक्षण है वो किसके लिए होता है? एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। तो एलिसा, ए से याद रखो, ए से एलिसा और ए से ही एड्स हो जाएगा। ठीक, तो इतना याद रखना है कि एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। ठीक है। और इसके लिए, इसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण। कौन सा? एलिसा। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से होती है बेरी। विटामिन ए से रतौंधी। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। सूखा रोग किससे होता है? डी से। और विटामिन ए से रतौंधी। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? डोनर। किसे, कौन सा होगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ब्लड है वो सबको दिया जा सकता है। ठीक है। 2 चीज़ें याद रखनी है, सार्वभौमिक दानकर्ता, ये एक तो याद रखना है। क्या याद रखना है? सार्वभौमिक दानकर्ता। ये जो है ना यूनिवर्सल डोनर, ये कौन होता है? ओ होता है। ये कौन होता है? ओ। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, मतलब कोई भी दे सकता है। जैसे मेरा ओ ब्लड ग्रुप है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ठीक है। मेरा ओ होगा तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अब यूनिवर्सल रिसिपेंट मतलब प्राप्तकर्ता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, क्या है? AB, तो आप किसी का भी ले सकते हो। देखो AB है तो A वाले का तो ले ही लोगे, B वाले का भी ले लोगे और AB का भी ले लोगे, और O जो है O तो सब पे चढ़ ही जाता है तो O का तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि डोनर जो होगा, डोनर ऐसे याद रख लो, या फिर डोनर में O आ रहा है तो यूनिवर्सल डोनर क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा होता है? AB होता है। कौन सा होता है? AB। दोनों याद रखने। ठीक है। लाल रक्तकण RBC शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। किस में बनता है? RBC अस्थि मज्जा में बनती हैं। 142 का क्या हो जाएगा? A। 142 का क्या हो जाएगा? A। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सभी रुधिराणु RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ होता है RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स का निर्माण? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। इनके जीवन काल अलग अलग होते हैं। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, WBC का जीवन काल होता है 4 से 6 दिन, और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। कितना होता है? 8 से 10 दिन। और RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है? हीम नामक रंजक होता है। क्या होता है? हीम नामक रंजन। ठीक है। अगर सामान्य किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो पित्त रस होता है यकृत में पैदा। कहाँ पैदा होता है? यकृत में। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? पित्त, यकृत से। यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर इंग्लिश में बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं। यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से एक क्षारीय रस, पित्त रस का स्रावण होता है जिसका pH मान 7.5 से 8.5 होता है। कितना होता है? 7.5 से 8.5 होता है।
तो इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन के लिए एमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 mg पित्तरस का स्रावण होता है। कितना? 700 से 900। जैसे पूछा गया था अभी कुछ देर पहले प्रश्न में कि एक मनुष्य 24 घंटे में कितना मूत्र विसर्जित करता है, तो 1 से 1.8 लीटर। कितना? 1 से 1.8 लीटर। मानवों में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? कंठ लैरिक्स के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या मुंह के द्वारा? तो कंठ लैरिक्स के द्वारा। मानवों में जो आवाज़ उत्पादित होती है वो किसके द्वारा होती है? कंठ लैरिक्स के द्वारा। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो सब्जी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो ज़मीन में मिल जाए, मतलब नष्ट हो जाए। सब्जी हो जाती है, फल भी हो जाता है, केंचुआ भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु सालों साल नष्ट नहीं होगी, तो बायोडिग्रेडेबल एल्यूमिनियम नहीं है। ठीक है, तो 145 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 145 का क्या हो जाएगा? डी। जीवाणुओं, डिकम्पोजर तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्यूमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। तो ये दोनों याद रखने पूछा गया, ये पॉलीथीन और एल्यूमिनियम फॉयल ये कैसे हैं? ये जैव अपघटित पदार्थ नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है। कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है एक साधारण मनुष्य को? कितनी कैलोरी की? 1000 से 1800, 2500 से 3000, 3000 से 4000 या 4000 से 5000। तो सामान्यतः या साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को कितनी होती है? 1000 से 1800। कितनी? 1000 से 1800। और 140 का क्या हो जाएगा? ए। 140 का क्या हो जाएगा? ए। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि 1000 से 1800 का तो वेरिएशन है, मतलब 1000 से 1800 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन औसतन महिलाओं के लिए 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। कितनी चाहिए? 1300 से 1500 कैलोरी। तथा पुरुषों के लिए चाहिए 1600 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन। कितनी? 1600 से 1800। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे महिला अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। कितनी? ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो याद रखना है सामान्यतः 1000 से 1800 के बीच होनी चाहिए। अगर पूछता है पर्टिकुलर महिला के लिए कितनी चाहिए? 1300 से 1500 और पुरुष के लिए 1600 से 1800। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? निषेचन, नैस्तिक गतिविधि, टॉपिक गतिविधि या परागण? तो वो किस प्रक्रिया पर सीधे तौर पर सहायता करती है? परागण पे। किस पे? परागण पे। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा होती है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और ये सब वही प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड जो परीक्षाएं कंडक्ट कराता है उनमें पूछे गए अब तक। ठीक है, तो परागण हो जाएगा। 147 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा है? मधुमेह, इंसिपिडस, एक्रोमेगेली, हाइपोथायरायडिज्म और मधुमेह मिलेटिस। तो देखो पहले तो प्रश्न समझो। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में विभाजित होता है? ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण, वो कौन से रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता? मधुमेह। इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह मेलिटस। क्या हो जाएगा? 148 का डी। 148 का क्या हो जाएगा? डी। मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कि कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है? तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होती है। 149 का क्या हो जाएगा? सी। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने किस चीज़ का रिकॉर्ड, मतलब इनमें से किस चीज़ को रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया था? तो ईसीजी हमेशा किसके लिए होता है?
हृदय की गति के लिए। किसके लिए होता है ईसीजी? हृदय की गति के लिए। तो 150 का क्या हो जाएगा? ए। 150 का क्या हो जाएगा? ए। ईसीजी किसके लिए होता है? हृदय के लिए। ठीक है। ऐसे ही ईएमजी भी है एक, कई होते हैं परीक्षण, तो वो किसके लिए होते हैं? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ईसीजी किसके लिए होता है? हृदय रोग के लिए। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये सीरीज हमारी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसमें वही सब प्रश्न कर रहे हैं जो यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं या फिर यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की है और एक गोपनीय विभाग में भी होती है एसआई एएसआई वाली, उन सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो प्रश्न आए हैं अभी पेपर में 194 के करीब है टोटल। ठीक है। तो कल की क्लास में कवर कर लेंगे और साइंस हमारी ख़त्म हो जाएगी। आप साइंस की वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहिए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है। थैंक यू सो